क्या आप भी भूत की कहानियों के बहुत बड़े शौकीन हैं? आप बिल्कुल सही जगह पर आए हैं। कई लोगों ने अपने अनुभवों के बारे में बताया है कि कैसे उन्हें अजीब शक्ति का आभास हुआ। भूत की कहानी सुनकर सबको डर लगने लगता है। भूत प्रेत आत्मा हमको दिखाई देने लगते हैं और रात में तो बहुत ज्यादा ही डर जाते हैं। ऐसी ही कहानी में आपके लिए लाई हूँ, जिसमें से कुछ कहानियाँ सच्ची घटना पर आधारित होती हैं। दोस्तों, क्या आप अपने डर का सामना करने के लिए तैयार हैं? भारत में डरावनी कहानियों का एक समृद्ध इतिहास है जो आपकी रीढ़ को कंपा देगा। तो लाइट बंद कर दें और एक कंबल पकड़ लें, चीजें डरावनी होने वाली हैं। पहली कहानी का नाम है हॉस्टल का वो रहस्यमय भूतिया कमरा। तो चलो दोस्तों, शुरू करते हैं। आज भी उस खौफनाक घटना की वजह से हॉस्टल का वो कमरा बंद है। ये बात तब की है जब नीलेश मुझे पहली बार कॉलेज में मिला था। हम दोनों अलग अलग जिले से थे। हम दोनों का ही वो पहला साल था। मैं और नीलेश एक ही क्लास में थे और धीरे धीरे मैं और नीलेश बहुत ही पक्के दोस्त बन गए थे। हम दोनों ही एक दूसरे को अपनी सारी बातें बताते थे। ऐसे ही एक दिन की बात है जब उसने मुझे पहली बार अपने डर के बारे में बताया था। मैं आपको बता दूं, नीलेश एकदम निडर लड़का था। उसे किसी बात से डर नहीं लगता था। नीलेश हॉस्टल में रहता था और मैं अपने रिश्तेदार के साथ उनके घर पर रहता था। उस दिन नीलेश बहुत ही सहमा हुआ था। मैंने उससे कहा, जो भी हुआ है मुझसे बताओ, मैं तुम्हारा दोस्त हूँ। तब नीलेश ने हकलाते हुए कहा, भाई, रात में जब मैं 1 बजे टॉयलेट करने के लिए उठा तो मैंने देखा कि एक काला साया मुझे देख रहा है जो मेरे रूममेट के बिस्तर के आगे खड़ा है। मैं उस काले साए को अंधेरे में देखने की कोशिश करने लगा और जब मैंने मोबाइल का टॉर्च जलाया तो वो साया अचानक से गायब हो गया। मुझे लगा ये मेरा भ्रम है और फिर मैं सो गया। लेकिन फिर जब मैं अगली सुबह उठा तो मैं हर रोज की तरह कॉलेज के लिए तैयार हो रहा था। तो मैंने अपने बेंच पर देखा, मेरी किताबों पर काले काले धब्बे आ गए थे। लेकिन मुझे कॉलेज जाने के लिए दे रहा था तो मैं उस बात पर ध्यान नहीं दिया और कॉलेज के लिए निकल गया। लेकिन उस दिन मैं पढ़ाई पर ध्यान नहीं दे पाया। फिर मैं शाम को वापस हॉस्टल आ गया, पर मैं बहुत थका हुआ महसूस कर रहा था। फिर मैंने सोचा चलो थोड़ा नहा लेता हूँ। फिर जब मैं नहाकर अपना शरीर टॉवल से पोंछ रहा था तो मैं देखा मेरे बाजू पर वैसे ही काले धब्बे पड़े हैं जैसा कि मैं सुबह किताबों पर देखा था। उसके बाद मैं डॉक्टर के पास गया, ये सोचकर कि मुझे कोई एलर्जी या बीमारी हो रही है। डॉक्टर ने जब मेरे बाजू के काले धब्बे को देखा तो डॉक्टर ने कहा, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है, अलग जगह के पानी की वजह से है जो धीरे धीरे सही हो जाएगा। फिर मैं रिलैक्स हो गया और वापस अपने हॉस्टल आ गया। हर रोज की तरह मैं अपनी डायरी लिख रहा था। मुझे हर एक बात अपनी डायरी में लिखने की आदत है और उस समय मेरा रूममेट भी बाहर गया हुआ था। थोड़ी देर बाद डायरी लिखते समय मुझे एक आवाज सुनाई दी, जैसे कि मुझे कोई बुला रहा है। 2-3 बार आवाज आने पर मैंने रूम का दरवाजा खुला और देखा हर किसी का दरवाजा बंद था और गलियारे में कोई नहीं था। फिर मुझे थोड़ा थोड़ा डर लगने लगा क्योंकि पूरा फ्लोर खाली खाली लग रहा था। फिर मैंने दरवाजे को बंद किया और अपने बिस्तर पर सोने चला गया। लेकिन फिर अचानक ही मेरे दरवाजे की खटखटाने की आवाज मुझे सुनाई दी। फिर मैंने डरते हुए दरवाजे को खोला तो मैंने देखा कि मेरा रूममेट बाहर खड़ा है। उसको देखकर मुझे अच्छा लगा, मेरी जान में जान आई। मैंने दरवाजा बंद किया और हम दोनों अपने अपने बिस्तर पर सोने चले गए। मैंने रात में सोचा ये सारी बातें मैं तुम्हें बताऊंगा और मैं फिर सो गया। सुबह उठा तो मुझे बहुत बुखार हुआ लग रहा था। फिर मैंने बुखार की गोली ली और कॉलेज चला आया और अभी तुमसे आकर ये सब बता रहा हूँ। मैंने कहा, नीलेश भाई तो वो हॉस्टल खाली कर दे। तो उसने कहा, हाँ हॉस्टल मैं भी खाली करना चाहता हूँ, पर मैंने पूरी फीस हॉस्टल की दे दी है और मेरे पास एक्स्ट्रा पैसे भी नहीं है, इसलिए मुझे 2 हफ्ता और उस हॉस्टल में गुजारना पड़ेगा। फिर मैंने कहा, तो नीलेश भाई बताओ मैं तुम्हारी मदद कैसे करूं? तो नीलेश ने मुझसे कहा, भाई 2 हफ्ते तक तुम मेरे साथ मेरे हॉस्टल में रह लो। मैंने कहा, नीलेश मेरे गांव की टिकट आज की है। मैं तुम्हें बताना भूल गया था कि आज मुझे गांव जरूरी काम से जाना पड़ेगा। लेकिन नीलेश भाई तुम चिंता मत करो, मैं 1 हफ्ते में वापस आ जाऊंगा। फिर मैं तुम्हारे साथ हॉस्टल में रहूंगा। नीलेश कहता है, मुझसे ठीक है भाई, तुम जल्दी आना। इसके बाद मैं नीलेश छोड़कर अपने गांव चला गया। मेरे गांव जाने के बाद नीलेश के साथ क्या हो गया जिसका पछतावा मुझे आज तक है।
एक ही हफ्ते बाद जब मैं वापस कॉलेज आया तो मैंने देखा नीलेश कॉलेज नहीं आया था। फिर मैंने सोचा नीलेश को कॉल करता हूँ। मैं कॉल किया पर उसका मोबाइल स्विच ऑफ बता रहा था। मैंने नेट ऑन किया, सोचा कि उसको व्हाट्सएप पर मैसेज कर दूं। जैसे ही मैंने अपना नेट ऑन किया तो उसके कई मैसेजेस आ गए। मेरे गांव में नेटवर्क नहीं रहता, इसलिए मैंने अपना मोबाइल चेक ही नहीं किया था। ये मैसेजेस नीलेश ने मुझे 4 दिन पहले किए थे और मैं आज देख रहा था। नीलेश ने उसमें लिखा था कि मैंने तुम्हारे पास कई बार कॉल किया पर तुम्हारा नंबर नेटवर्क से बाहर बता रहा था, इसलिए मैं व्हाट्सएप पर मैसेज कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे लग रहा है वो मुझे छोड़ेगा नहीं, मैं बच नहीं पाऊंगा। इसलिए मैंने अपनी सारी कहानी अपनी डायरी में लिख ली है और वो मैं अपने हॉस्टल के कमरे के सामने वाले बरगद के पेड़ के नीचे अपनी डायरी फेंक दिया हूँ। अगर मुझे कुछ हो जाता है तो मेरी डायरी से मेरी जिंदगी के असलियत लोगों के सामने तुम लाना। तुम मेरे भाई से भी बढ़कर हो। बस इतना ही मैसेज नीलेश ने मुझे भेजा था और उसी मैसेज के अनुसार मैं उसके हॉस्टल के कमरे के सामने वाले बरगद के पेड़ के पास पहुंचा, जहां मुझे एक डायरी मिली। मैं उस डायरी को खुला तो देखा ये नीलेश की ही डायरी है। मैंने देर न करते हुए डायरी उसी पेड़ के नीचे बैठकर पढ़ना शुरू कर दिया, जहां तक नीलेश ने मुझे अपनी कहानी बताई थी। उसके आगे के पेज को मैंने पलटा। वहां नीलेश ने लिखा था, आज मैं वापस अपने हॉस्टल में रात में आया। मैंने अपने कमरे में पहुंचकर देखा मेरा रूममेट वहां नहीं है और सारे कपड़े और सामान बिखरे पड़े हैं। मुझे लगा कि मेरे बगल के रूम वालों की ये हरकत होगी। मैं बाहर गया, देखा मेरे फ्लोर पर सबके रूम में ताला लगा है। फिर मुझे लगा कि शायद ये मेरे रूममेट नहीं किया होगा। रूम के इस हालत के बारे में हॉस्टल के मैनेजर से बोलने गया और मैंने अपना रूम नंबर बताया। मैंने ये भी कहा मुझे शक है ये सब मेरे रूममेट ने किया है। मैनेजर ये रजिस्टर निकला और मेरे रूम नंबर की लिस्ट निकाली और उसने जो कहा उससे तो मेरे पैरों तले मानो धरती खिसक गई हो। उन्होंने कहा, तुम्हारे रूम में सिर्फ तुम रहते हो। रजिस्टर में सिर्फ तुम्हारा नाम है, उस रूम में अभी कोई और नहीं रहता। मैं कहा, नहीं, वहाँ एक लड़का मेरे साथ रहता है, उसका नाम राहुल था। तब मैनेजर ने थोड़ा सोचने के बाद बताया, राहुल नाम का लड़का आज से 1 साल पहले उसी रूम में रहता था, जिसकी लाश एक दिन उसी कमरे में मिली। उसने चिट्ठी में लिखा था वो फेल होने की वजह से और पढ़ाई की डिप्रेशन की वजह से सुसाइड कर रहा है। इतना कहकर मैनेजर अपने घर की ओर निकल जाता है। मैं बहुत ज्यादा डर चुका था। मैं सोचा अपना सामान पैक करके यहाँ से निकल जाता हूँ। कुछ दिन कहीं भी रह लूंगा पर यहाँ नहीं रहूंगा। मैं अपने रूम में पहुँचा और सामान पैक करने लगा। अचानक ही कमरे का दरवाजा बंद हो जाता है। मैं खोलने की कोशिश करता हूँ पर वो नहीं खुलता। फिर मैं जल्दी से अपना मोबाइल निकला और तुम्हें फोन लगाया। जब फोन नहीं लगा तो मैंने तुम्हें व्हाट्सएप पर मैसेज कर दिया और तभी मेरे सामने राहुल की आत्मा आकर खड़ी हो गई। मेरे कमरे में एकदम अंधेरा हो गया और मैंने अपने आप को बाथरूम बंद कर लिया। टॉर्च जलाकर डायरी में ये बाकी सारी बातें लिखकर खिड़की से पेड़ के नीचे फेंक दिया। इसके आगे डायरी में कुछ भी नहीं लिखा था। नीलेश के साथ क्या हुआ ये मुझे जानना था, इसलिए मैं नीलेश की डायरी पढ़ने के बाद तुरंत ही उसके हॉस्टल में उसके मैनेजर से मिलने गया और उनसे पूछा कि नीलेश कहाँ है। उन्होंने दुख से बोला, 3 दिन पहले सुबह को उसके कमरे में उसकी लाश मिली। अब वो हमारे बीच नहीं रहा। मैंने पूछा कैसे हुआ ये सब, तो उन्होंने कहा किसी को नहीं पता, सभी को यही लग रहा है ये एक सुसाइड है। उन्होंने कहा अब उस कमरे में ताला लग गया है और आज भी उस हॉस्टल में वो कमरा बंद है। दोस्तों, दूसरी कहानी का नाम है नशा करने वाले भूत की कहानी। कुबेरनगर एक बहुत ही खूबसूरत गांव था, लेकिन यहाँ की हर रात खौफ से भरी होती थी। इस गांव के गलियारों में एक नशेड़ी भूत घूमता था। व्यसनी भूत उस व्यक्ति का तब तक पीछा करता है जब तक वे अपने घर नहीं पहुंच जाता। पूरे गांव में नशे के भूत का आतंक था। नशे के भूत से सभी डरते थे, इसलिए रात होते ही सभी अपने अपने घरों में दुबक गए। योगी पहली बार अपनी नानी के घर कुबेरनगर आए थे। योगी, मेरी प्यारी दादी, मस्त गांव है दादी, यहाँ कितनी चहल पहल रहती है, मुझे यह गांव बहुत अच्छा लगा दादी। दादी, अच्छा, इस गांव में जब तक उजाला है तब तक सब ठीक है, अंधेरा होते ही ये गांव वीरान हो जाता है। योगी, क्यों? दादी, बेटा तुम यहाँ नए हो, जल्दी ही सब समझ आ जाएगा। योगी, पर क्या दादी?
दादी माँ, इस गांव में रात में एक भूत घूमता है, एक नशेड़ी भूत। योगी, क्या दादी? कुछ भी। दादी माँ, अगर तुम्हें मेरी बात पर विश्वास नहीं है तो आज रात अपनी आँखों से देख लो और किसी भी हालत में बाहर मत जाना, ठीक है? योगी, ठीक है दादी, आज तुम मुझे भूत दिखाती रहो। दादी और योगी ने साथ में खाना खाया और दोनों अपने अपने कमरे में सोने चले गए। आधी रात को योगी एक आहट से उठा, सब सो गए, मैं आ गया। सब सो गए, मैं आ गया। योगी उठा और खिड़की से झांका। पहले तो उसे कुछ दिखाई नहीं दिया, फिर उसका ध्यान धीरे धीरे उस ओर गया। परछाई, धीरे धीरे वो छाया योगी को स्पष्ट दिखाई देने लगी। योगी ये देखकर दंग रह गए कि परछाई एक ऐसे शख्स की थी जिसके हाथ में बोतल थी। उस परछाई को देखकर गली के कुत्ते भी भाग खड़े हुए। योगी को अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था कि वह वास्तव में किसी भूत को देख रहा है। उसने खिड़की बंद कर दी और कंबल में छुप कर सो गया। अगले दिन उसने दादी को बताया, योगी, दादी, कल रात मैंने उसे खिड़की से देखा था। दादी, मैंने तुमसे कहा था, अब बस इतना याद रखना कि रात को घर से बाहर मत निकलना। योगी, पर दादी माँ, कौन है ये नशे का भूत? क्या है इसकी कहानी? दादी, मुझे वो सब नहीं पता, तुम जाकर शिव काका से पूछ लो। योगी कथा पूछने शिव काका के घर गए। शिव काका, अरे योगी बेटा, तुम कब आए? योगी, काका कल ही आए थे। शिव काका, वैसे भी तेरी दादी माँ तुझे याद कर रही थी। योगी काका, मैंने कल रात उस नशेड़ी भूत को देखा था। मुझे विश्वास नहीं होता था कि भूत होते हैं, लेकिन अब मैं जानना चाहता हूँ कि वे कौन है और भूत क्यों है। क्या आप मुझे कुछ बता सकते हैं? शिव काका, जी हाँ, जिस भूत को आप नशेड़ी भूत के नाम से जानते हैं उसका असली नाम गिरधर था। गिरधर 30 साल पहले इसी गांव में रहते थे। उनके परिवार में उनकी पत्नी कोमल और बेटी पायल हैं। गिरधर अपनी बेटी से इतना प्यार करता था कि उसने पायल की शादी तय कर दी और वह धूमधाम से शादी करना चाहता था, इसलिए कमाने के लिए शहर चला गया। वह पैदल चलकर पैसा बटोर रहा था। एक रात की बात है, गिरधर शहर में थे और उनका परिवार यहाँ गांव में। रात के अंधेरे में कुछ लुटेरे गिरधर के घर में घुस गए और गिरधर के घर पर धावा बोल दिया। घर में माँ बेटी अकेली थी। उसकी पत्नी और बेटी जोर जोर से चिल्लाने लगी, हमें बचा लो। माँ बेटी दोनों गांव में मदद के लिए पुकार रही थी, लेकिन किसी ने मदद नहीं की। उन चोरों ने घर का सारा सामान लूट लिया और अंत में दोनों माँ बेटी को मार डाला। गिरधर ने जब अपनी पत्नी और बेटी के शव देखे तो सदमे में आ गया। उसकी पूरी जिंदगी बर्बाद हो गई। जिस बेटी की शादी के लिए वह इतनी मेहनत कर रहा था वह अब इस दुनिया में नहीं रही। वह पूरी तरह से टूट चुका था और गिरधर नशा करने लगा था। वह दिन रात नशे में धुत रहता, कभी इधर गिरता कभी उधर। रात में वह गांव की हर गली में घूमता था और चिल्लाता था, मैं आ रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ। ऐसी रात में उसकी मौत हो गई और तब से उसका भूत हर रात गांव में घूमता रहता है। योगी, ये गिरधर किसी का अहित नहीं करता। शिव काका, मैंने आज तक ऐसा कुछ नहीं सुना, लेकिन हाँ, अक्सर लोग गिरधर के भूत को देखकर डर जाते हैं और बेहोश हो जाते हैं। गिरधर कुछ लोगों का पीछा भी करता है, लेकिन जैसे ही वे उनके घर में प्रवेश करता है वह चुपचाप वहाँ से चला जाता है। योगी, ऐसा क्यों? शिव काका, ये बात तो वही जानता होगा, जितना मुझे पता था मैंने उससे कह दिया। योगी को पूरी कहानी समझ में नहीं आई, लेकिन फिर भी वह नानी के घर लौट आया और सोचने लगा, गिरधर रोज रात को गांव में क्यों घूमता है? अगर उसका उद्देश्य लोगों को नुकसान पहुंचाना नहीं है तो उसका उद्देश्य क्या है? योगी उस रात सोए नहीं और जल्द ही गिरधर की आवाज सुनते ही वह घर से बाहर निकला और उसे बुलाने लगा, योगी, गिरधर, गिरधर। उसका नाम सुनते ही मदहोश भूत रुक गया। भूत, तुम कौन हो? योगी, मैं जानना चाहता हूँ कि तुम रात भर गांव में क्यों घूमते हो। भूत, आप पहले व्यक्ति हैं जिसने मुझसे ये प्रश्न किया है। आप मेरा नाम और मेरी कहानी जानते होंगे। मेरे मरने के बाद मैं रात में गांव की रखवाली करता हूं ताकि कोई दूसरा लुटेरा इस गांव में न घुस सके और जो मेरे परिवार के साथ हुआ वे किसी और के साथ न हो सके। गिरधर की बात सुनकर योगी चौंक गए। उन्होंने नहीं सोचा था कि एक शराबी भूत की इतनी नेक नीयत होगी और फिर शराबी भूत अपने गांव के दौरे पर निकल गया। आपको कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताना और ऐसी ही डरावनी और सच्ची घटना पर आधारित कहानी सुनने के लिए हमसे जुड़े रहना और मजे लेना डरावनी कहानी का। और दोस्तों, अपना ख्याल रख